नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम जहाँ पे हमने कल अपने क्लास को ख़त्म किया था, दैट इज़ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने बहुत सारे कारणों पे, जैसे आपका मिलिट्री कारण क्या था, पॉलिटिकल कारण क्या था, सोशल कारण क्या था, इमीडिएट कॉज क्या था, इन तमाम चीज़ों पे बहुत डिटेल में बात की थी। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और कल हमने ये भी देख लिया था कि किस तरीके से 11 मई की सुबह को जो मेरठ से सिपाही है वो कहाँ पहुंच जाते हैं, बहादुर शाह जफर के पास पहुंच जाते हैं। अब चूंकि जो राजा हैं वो 82 ईयर्स के हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, युद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक तरीके से क्या बना दिया जाता है, एक कह सकते हैं नॉमिनल हेड बना दिया जाता है युद्ध का, है ना, ताकि युद्ध को क्या मिल सके, लेजिटिमेसी मिल सके कि भाई चलो ये जो युद्ध है वो राजा के द्वारा किया जा रहा है। अब उन्हीं के एक लीडर होते हैं जिनका नाम है बख्त खान, जो कि मिलिट्री कमांडर होते हैं। वो बरेली में क्या करते हैं, ट्रुप को लीड करने का काम करते हैं, दिल्ली के डिफेंस को मजबूत करते हैं और एक बहुत ही कैपेबल मिलिट्री लीडर होते हैं। फिर क्या होता है कि जून में, मतलब 1-2 महीने तक तो ये जो पूरा का पूरा माहौल है वो सिपाहियों के फेवर में है, बट जून में जो है दिल्ली को जीत लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, है ना। 4 महीने तक युद्ध चलता है। फिर जून के आसपास फिर देखिएगा क्या हो जाता है, ब्रिटिशर्स बढ़ते हैं आगे जून में, मतलब बेसिकली वो लड़ना शुरू करते हैं और दिल्ली को सितंबर 1857 में दोबारा से कैप्चर कर लिया जाएगा। फिर क्या होगा, बहादुर शाह के बारे में, इनको कैप्चर कर लिया जाएगा ब्रिटिश के द्वारा, और इनको कहा जाता है कि भाई आप पे मुकदमा चलाएंगे। मुकदमा किस चीज का, रेबेलियन का। और बाद में इनको रंगून भेज दिया जाता है। रंगून में बेसिकली एग्जाइल में, मतलब अकेलेपन में इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पे इनको दफनाया जाता है। और इनके जितने भी पुत्र होते हैं कि आने वाले समय में कोई दोबारा से एम्पायर ना बन जाए, कोई बादशाह ना बन जाए, तो जितने भी पुत्र होते हैं सबको मरवा दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जैसा कि आपको पता है वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है जो पहले वाइसराय बनते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। सही जवाब क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में नाना साहब के बारे में बताया था, जो पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड यानी दत्तक पुत्र रहते हैं। तो कानपुर में नाना साहब और तात्या तोपे ये दोनों रिवॉल्ट शुरू कर देते हैं, है ना। एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू हैं। ब्रिटिशर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इनको पेंशन देने से मना कर देते हैं। उसके पीछे रीजन यही दिया जाता है कि पेशवा बाजीराव तो भाई चलो ठीक है, वो मराठा साम्राज्य के एक रिजिड वंशज थे, बट आप तो नहीं है, बिकॉज यू आर एडॉप्टेड। ठीक है, पर्सनल ग्रीवांसेस ब्रिटिश के अगेंस्ट होता है और कानपुर में जो है रिवोल्ट कर देते हैं। तात्या तोपे, जिनका नाम है रामचंद्र पांडुरंग तोपे, उनके बारे में, ये क्लोज एसोसिएट है नाना साहब के, ब्रिलियंट जो मिलिट्री टैक्टिशियन रहते हैं और मोस्ट कैपेबल मिलिट्री लीडर है। कहां के, रिवोल्ट के। अलग अलग गोरिल्ला वॉरफेयर में भी ये एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर क्या होता है, यहाँ पे हम कहते हैं बीबी घर मैसेकर या सती चौरा घाट मैसेकर कानपुर में होता है उन्हीं के टाइम पे। अगेन ब्रिटिश जाएंगे वहां पे, एक तरीके से कानपुर को रिकैप्चर करने के लिए कर भी लेते हैं। 16 जुलाई 1857 को ब्रिटिश फोर्स जो है जनरल हैवलॉक के अंदर कहां पहुंचते हैं, कानपुर। और फिर जो ब्रिटिश है वो क्या करते हैं, कानपुर को भी जीतने का काम करते हैं। उसके बाद नाना साहब के बारे में बात करें तो ब्रिटिश से बच करके चले जाते हैं नेपाल। नेपाल में फिर उनका पता नहीं चलता है कि क्या हुआ और एक तरीके से गुमनामी में उनकी मृत्यु हो जाती है। कभी भी उनको दोबारा पकड़ा नहीं जाता है, कभी भी उनको कैप्चर नहीं किया जाता है। वहीं बात करें हम तात्या तोपे को लेकर के, तो लगातार वो फाइट करते रहते हैं, गोरिल्ला टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, छुप के वार करते हैं, मगर इनको दे दिया जाता है धोखा। किसके द्वारा धोखा दिया जाता है, तो मान सिंह ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर में मान सिंह उनके द्वारा धोखा दे दिया जाता है। ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन 18 अप्रैल 1859। ठीक है, तो 18 अप्रैल 1859 को इनको पकड़ा जाता है और फिर इनको फांसी दे दी जाती है। इनका भी जो किस्सा है वो समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखते हैं और पढ़ते हैं, सही जवाब ढूंढने का कोशिश करते हैं। कि given below are the names of prominent leaders and their respective operational areas during the revolt. Select the incorrect pair. कुछ incorrect pair के बारे में आपको बताना है। रानी लक्ष्मीबाई इंदौर, फिर खान बहादुर खान रोहिलखंड हो गया, कुंवर साहिब शाहाबाद हो गया, नाना साहब जो कानपुर हो गया। तो हमको पता है रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से लड़ी थी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें इनकरेक्ट पेयर जो है यहाँ पे ढूंढना है। Who were the three among the following who fought against the British in 1857 revolt? यानी 1857 के रिवोल्ट में, है ना, कौन जो थे, who were the three among the following, जिन्होंने लड़ाई किया था। तो कुंवर सिंह भी लड़े थे, तात्या तोपे भी लड़े थे, नाना साहब भी लड़े थे। ठीक है, तो ए बी सी। अब ये आई थिंक ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, बट द थिंग इज कि तीनों लोग तो लड़े ही थे, लड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा।
अब आते हैं हम लखनऊ की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने कहां कहां देखा साथियों, हमने दिल्ली में देखा। दिल्ली का क्या हाल हुआ, तो दिल्ली को तो 4 महीने के बाद सितंबर मतलब 11 मई को लोग दिल्ली पहुंचे थे। बख्त खान की सेना थी जो कि बरेली से दिल्ली की तरफ पहुंचती है, कूच करती है, बट फिर दिल्ली को सितंबर में जीत लिया जाता है। फिर उसके बाद दिल्ली के बाद हम बढ़े थे कहां, कानपुर की तरफ बढ़े थे, जहां एक तरफ थे नाना साहेब, तात्या तोपे, और दूसरी तरफ जो जनरल हैवलॉक है उसके अंदर में ब्रिटिशर सेना थी, उनको भी हरा दिया जाता है। वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं कहां, तो हम जा रहे हैं लखनऊ, है ना, नवाबों का शहर, जहां पे जो फर्स्ट वाइफ है नवाब वाजिद अली शाह की, जो कि कहां के नवाब थे, जो कि नवाब थे वही अवध के, उनकी जो पत्नी है बेगम हजरत महल, वो क्या करते थी, एक तरीके से लड़ना शुरू कर देती हैं, और उनका जो सन है ब्रिजेश कादर, उनको बोल देती हैं भाई अब जो तुम अवध है उसके नवाब तुम हो। हालांकि तुम्हारे पिताजी से ये गद्दी जो है गलत तरीके से छीन ली गई थी, बट असल नवाब तो तुम ही हो, ठीक है। और वहां से वो जो पूरा का पूरा युद्ध है वो शुरू होता है ना। अगर हम ब्रिजेश कादर के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग है, डिटरमाइंड है, एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर है ना, ये तमाम चीजों से वो क्या होता है, एक तरीके से प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए होगा क्या, तो यहाँ पे भी ब्रिटिश जो है वो आएंगे, उसके बाद कुछ महीने तक यहाँ पे युद्ध चलेगा। उसके बाद क्या होगा कि सर कोलिन कैंपबेल जो है वो लखनऊ को दोबारा से कैप्चर कर लेते हैं मार्च 1858 में, और उसके कारण क्या हो जाता है, दोबारा से जो आपका अवध है वो ब्रिटिशर्स के शासन में चला जाएगा। ब्रिटिशर्स क्या कर देते हैं, जब लड़ना शुरू करते हैं तो ब्रिजेश कादर भी नेपाल की तरफ चले जाएंगे, वहां पे असाइलम ले लेंगे 1879 में, वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है, भारत कभी लौट करके नहीं आते हैं, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नॉट एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, कहां पे रिवॉल्ट नहीं हुआ था, कानपुर में हुआ, झांसी में हुआ, लखनऊ में हुआ, आगरा में सच कोई रिवॉल्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि कितना आसान जो है प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। बेगम हजरत महल लेड द 1857 रिवोल्ट फ्रॉम, तो बेगम हजरत महल जो है वो 1857 का विद्रोह कहां से लड़ती हैं, ऑप्शन है आपका लखनऊ, कानपुर, बनारस या इलाहाबाद, ठीक है। लखनऊ, कानपुर, बनारस या इलाहाबाद कहां से लड़ती हैं, तो हमने अभी देखा कि वो लड़ती हैं कहां से, तो वो लड़ती हैं लखनऊ से, है ना। और उनका पुत्र जो है ब्रिजेश कादिर, वो उनका हेल्प में करता है, जो कि बाद में कहां चला जाएगा, नेपाल की तरफ चला जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट था आपका। चलिए आगे बात करते हैं हम किस चीज को लेकर के, तो रानी लक्ष्मीबाई को लेकर के बात करते हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उनके ही बारे में बात कर लेते हैं। झांसी की रानी होती है, बनारस में इनका जन्म होता है, और राजा गंगाधर राव जो झांसी के होते हैं उनसे इनकी विवाह हो जाती है। बट इनके जो पति होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने पुत्र को ये अडॉप्ट कर लेती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया हड़प नीति ला दी गई थी, इसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1854 में। अडॉप्टेड सन जो इनके होते हैं दामोदर राव, इनको मान्यता नहीं दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि भाई हम तुमको मान्यता नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि तुम अडॉप्टेड सन हो, तुम क्या हो, तुम हो अडॉप्टेड, तुमको हम मान्यता नहीं देने वाले, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हो जाता है, झांसी 1857 में इनिशियली उनको बोलती हैं कि भाई ऐसा काम, झांसी के 1857 के बारे में बात करें तो इनिशियली वो ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करती हैं, वो बोलती हैं कि यार तुम मेरे को मेरा पेंशन दे दो एटलीस्ट, बट वो भी देने के लिए ब्रिटिशर्स मना कर देते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है कि झांसी की रानी कहती है कि चलो ठीक है अब युद्ध ही कर लेते हैं, वही होता है। तो ब्रिटिश फोर्स जो है अंडर सर ह्यू ग्रोस वो हटा देते हैं 23 मार्च 1857 को। रानी को कहते हैं सरेंडर करने के लिए कि भाई सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर करती नहीं है, और युद्ध में लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो जाती है ना। तलवार से लड़ते लड़ते अपने सेना को एक तरीके से प्रेरित करते करते उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है 31 मार्च 1858। रानी वहां से निकलती हैं, कहां पे जाती हैं, कल्पी के पास, फिर तात्या तोपे के साथ जुड़ जाती हैं, ठीक है। तात्या तोपे जो ऑलरेडी कानपुर में लड़ रहे थे उनके साथ जाकर के जुड़ जाएंगी, और उसके बाद उनकी लेगेसी तो है ही। जैसे अपडेट्स के बारे में बात करें, ग्वालियर जाती हैं, यहाँ पे कोटा की सराय है, वहां पर लड़ाई होते रहता है। 17 जून 1858 में मात्र 29 साल की उम्र में ये मर जाती हैं। कभी भी इनको कैप्चर नहीं किया जाता है, जैसे कि टीपू सुल्तान के बारे में हमने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि इट इज गुड, या फिर इट इज गुड टू डाई लाइक अ टाइगर देन इवन फॉर लिव लाइक अ टाइगर इवन फॉर अ वन डे देन टू लिव लाइक अदर एनिमल्स या डॉग्स, वो कहते हैं फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, है ना। तो उसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई भी जो है वो सरेंडर नहीं करती हैं, आत्मसमर्पण नहीं करती हैं, और उनके भी युद्ध स्थल पे भी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। फैमिली फेट के बारे में बात करें तो जो फादर है मोरूपंत तांबे, उनको कैप्चर कर लिया जाता है, और कुछ ही दिन के बाद उनको भी फांसी की सजा दे दी जाती है। दामोदर राव जो है ना, उनको क्या कर दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि अडॉप्टेड है फिर भी पेंशन दिया जाता है। लेगेसी तो आपको पता ही है, पोइट्री आपने पढ़ा होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है,
आज भी हमारे देश में अगर हम किसी फीमेल फाइटर के बारे में बात करें या इन जनरल फीमेल फाइटर के बारे में बात करें स्वतंत्रता को लेकर के, तो झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई का नाम जो है सबसे प्रमुख रूप से गौरवपूर्ण तरीके से लिया जाता है। हीरोइन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है। और भी इंपॉर्टेंट लीडर हैं, जैसे बरेली में आपके खान बहादुर खान है, ग्रैंड सन ऑफ होते हैं हाफिज रहमत खान के, ये रोहिलखंड में जो है आपके रिवोल्ट को लीड करने का काम करते हैं। बिहार में कुंवर सिंह जो कि 80 साल के वृद्ध इंसान हैं, वो भी लड़ने का शुरू कर देते हैं। कहां पे? तो आरा में, है ना। मल्टीपल टाइम्स ब्रिटिशर्स को हराते हैं, बट फाइनली जो है उनका वुंड मतलब जख्म इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनको अपने हाथ को काट के गंगा को समर्पित करना पड़ता है और फाइनली ब्रिटिशर्स के द्वारा वो भी हरा दिए जाते हैं। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला है, वो लड़ रहे होते हैं, एक इस्लामिक स्कॉलर है ना। अवध और रोहिलखंड में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, नोन एज, इनको डंका शाह भी कहा जाता है। और बैटल जून 1858 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इलाहाबाद में लियाकत अली हैं और पटना में मौलवी पीर अली हैं जो कि एक वहाबी मूवमेंट के लीडर होते हैं। इनको भी ब्रिटिशर्स के द्वारा पकड़ करके फांसी दे दी जाती है। और भी कुछ अलग अलग लीडर्स हैं, मथुरा में देवी सिंह है, मेरठ में कदम सिंह है, हरियाणा में राव तुलाराम है, सतारा में फिर रंगो बापूजी गुप्ते हैं, हैदराबाद में सोनाजी पंत हैं और संबलपुर में सुरेंद्र शाह हैं। ये अलग अलग आपके लीडर्स हैं जो कि इनको क्या कर दिया जाता है, मतलब अलग अलग जगह हैंग कर दिया जाता है। फिर ज्योग्राफिकल स्प्रेड एंड लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। एरियाज मेनली इफेक्टेड नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। लेकिन इसके अलावा आप देखिएगा तो ये जो विद्रोह है बहुत ज्यादा दूर तक भारत में नहीं फैलता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में तफसील से बात करने वाले हैं। नॉर्थ इंडिया में क्यों फैलता है? क्योंकि जो बंगाल आर्मी है ना, वो मेनली प्रोटेस्ट करती है यहाँ पे अवध वाले रीजन में, एनेक्सेशन में। उसके बाद जो एरिया है लार्जली क्या है, अनइफेक्टेड है, मतलब जो अवध वाला एरिया है वहीं पे तमाम चीजें होंगी, बाकी जो एरिया है वो लार्ज इफेक्टेड होगा, मतलब अनइफेक्टेड होगा। साउथ इंडिया में देखिए, तो क्योंकि ब्रिटिश बहुत लंबे समय से, आपको पता है कि जब बेसिकली कैलिकट में जब आपके पोर्टुगीज आए थे, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स वगैरह केरला वगैरह में रूल कर रहे थे, मद्रास प्रेसिडेंसी, फोर्ट विलियम वगैरह जब स्टैब्लिश किया, नहीं फोर्ट सेंट जॉर्ज वगैरह स्टैब्लिश किया गया था, उसके बाद वहां पे ठीक ठाक ट्रेड चल रहा था, वहां पे इतना ज्यादा झगड़ा वगड़ा चल नहीं रहा था, तो वहां के लोग जो है ब्रिटिशर के खिलाफ नहीं जाते हैं, है ना। वो ट्रेड डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है। मद्रास और बॉम्बे जो है वहां की जो आर्मी है वो ज्यादातर जो है वो प्रोटेस्ट नहीं करती है। बंगाल में प्रोटेस्ट होता है, कलकत्ता अगर हम बात करें, बंगाल में भी एज सच अगर हम बात करें तो जो कलकत्ता रेजिमेंट के लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। वेस्टर्न इंडिया में आप देख लीजिए तो बॉम्बे हो गए, गुजराती हो गए, ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो हैं और जो इंडियन एलिट्स है वो प्रोटेस्ट भी नहीं करते हैं और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के वफादार भी बने रहते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स के वफादार भी नहीं रहते हैं, कुछ ब्रिटिशर्स के तो हेल्प भी कर देते हैं। प्रिंसली स्टेट अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैनिंग, द प्रिंसली रूलर्स प्रूव टू बी द बैरियर टू स्टॉप दिस हरिकेन। तो प्रिंसली रूलर्स ही जो थे उन्होंने इस हरिकेन को, इस तूफान को ब्रिटिशर्स की तरफ बढ़ने से बहुत बार रोका। जैसे एग्जांपल होलकर ऑफ इंदौर जो हैं आपके, ये ब्रिटिशर्स के लॉयल रहे। मान सिंह, इन्होंने ही तात्या तोपे के बारे में बताया और मान सिंह की मदद से ही तात्या तोपे और लक्ष्मीबाई को फाइनली ब्रिटिशर्स हरा पाए। हेल्प ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड हिम। निजाम ऑफ हैदराबाद एक्टिवली जो हेल्प करते हैं ब्रिटिशर्स को, प्रोवाइडेड ट्रूप्स एंड रिसोर्सेज, ये तमाम चीजें हैं। गुलाब सिंह ऑफ कश्मीर, ये भी लॉयल रहते हैं। सिख इसलिए लॉयल रहते हैं क्योंकि उनको मुगल से एक चिढ़ होता है ना। आपको पता होगा क्योंकि जो औरंगजेब है उन्होंने गुरु तेग बहादुर को पकड़ के उनकी हत्या करवा दी थी, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की हत्या करवा दी थी। तो कहीं ना कहीं सिख्स और मुगल्स के बीच में जो झगड़ा चलते रहता है उसके कारण, क्योंकि सिख्स को यह लग रहा था कि यार अगर ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो मुगल का दबदबा फिर से बन जाएगा और वो नहीं चाहते थे, इसलिए वो अलग रहे। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने बाद में तारीफ भी किया, जैसे दिनकर राव ऑफ ग्वालियर हो गए, सलार जंग ऑफ हैदराबाद हो गए, और यही वो दिनकर हुआ है जिनको आप हम बाद में पढ़ेंगे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है वाइसराय का, उसमें इनको जगह भी दी जाती है ना। तो ये तमाम चीजें थी। अब हम इकोनॉमिक एलिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जमींदार हैं भाई, उनका रोजी रोटी ही चल रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो नहीं कुछ बोलते हैं। लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर देते हैं। मनी लेंडर्स, ये ब्रिटिशर्स की हेल्प कर देते हैं। बिग जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी कोई डिस्ट्रप्शन नहीं चाहते हैं, है ना। ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलती है। एजुकेटेड क्लास में बात कर लेते हैं तो एलीट एंड एजुकेटेड इंडियंस रिमेन इंडिफरेंट, है ना, डिडंट एक्टिवली पार्टिसिपेट, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सम इवन हेल्प ब्रिटिश, कुछ तो ब्रिटिशर्स का हेल्प भी कर देते हैं। और वेस्टर्न एजुकेशन क्रिएटेड डिस्टेंस फ्रॉम मासेस, और यही जो आपका वेस्टर्न एजुकेशन है इसके लिए आप देखिएगा, इससे क्या होता है कि जो लोग भी थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं उनको लगता है कि भाई हम तो अलग हैं, पढ़े लिखे हैं, हम इनके साथ प्रोटेस्ट में क्यों जाएं। तो ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलती हैं। प्रश्नों को देख लेते हैं कि who among the following analyzed the cause of uprising of 1857 advocating reconciliation between the British and the Muslims। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने सही तरीके से एडवोकेट किया कि भाई हमको 1857 का जो रिवोल्ट है उसको लोगों तक सही तरीके से पहुंचाया। ऑप्शन है सैयद अहमद बरेलवी,
शाह वली मुल्ला, सैयद अहमद खान, सैयद अमीर अली। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले आगे देख लीजिए। अब चूंकि 1857 का रिवॉल्ट हो चुका है तो उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी होता है कि भाई ये असल में रिवॉल्ट था या नहीं था, इसका नेचर क्या था, इन तमाम चीजों पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले वीडी सावरकर जो है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कहते हैं कि बहुत ही प्लान्ड तरीके से, है ना, योजनाबद्ध तरीके से ये जो पूरा का पूरा अपराइजिंग हुआ था, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री म्यूटनी नहीं है ये, इसका खुद का एक पॉलिटिकल कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि बादशाह सलामत उस समय जो है मुगलिया सल्तनत के बहादुर शाह जफर, उन्होंने भी अपना एक्सेंट दे दिया था कि ठीक है भाई, लड़ रहे हो तो लड़ो, तो एक पॉलिटिकल कैरेक्टर भी तो था इसका। वहीं अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स को लेकर के, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूटनी ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हमने अभी देख लिया वीडी सावरकर। बाकी सारे ऑप्शंस भी हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तो वो सही जवाब नहीं है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में बात करें तो वो कहते हैं कार्ल मार्क्स एक पश्चिम के फिलोसोफर हैं जिन्होंने बेसिकली, आप देखिए जो आप पढ़ते हैं कम्युनिज्म, है ना, उसकी स्थापना जो है दास कैपिटल करके इन्होंने किताब लिखी थी, और वहीं से जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं उनका जन्म आप देखते हैं। तो स्ट्रगल ऑफ सोल्जर्स, पीजेंट्स, डेमोक्रेटिक कॉम्बाइन अगेंस्ट फॉरेन एंड फ्यूडल सिस्टम, है ना। तो ये कहते हैं ये क्लास स्ट्रगल था। क्लास स्ट्रगल मतलब एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग ही जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट कोलोनियलिज्म एंड फ्यूडलिज्म। आरजी मजुमदार कहते हैं कि ये पहला नेशनल, ना तो ये पहला था ना ही तो ये नेशनल था, और इंडिपेंडेंस के लिए तो झगड़ा बिल्कुल भी नहीं था। एक तरीके से स्पॉन्टेनियस आप कह सकते हैं कि एक जो विद्रोह है एक पर्टिकुलर रीजन को लेकर के ब्रिटिशर्स के खिलाफ था, बट ये आजादी के लिए तो बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर आप आजाद होना है तो होंगे किससे, और आजाद होने के बाद सत्ता तो वापस मुगल्स के पास जा रही है, तो ये आजादी की लड़ाई हुई कैसे, ये इनका कहना है। ठीक है, अपने अपने लिमिटेशंस वगैरह के बारे में ये बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अ फ्यूडल आउटबर्स्ट हेडेड बाय फ्यूडल चीफ्स एंड देयर फॉलोअर्स एडेड बाय वाइड स्प्रेड एंटी फॉरेन सेंटिमेंट्स। इनका ये कहना था कि फ्यूडल आप पहले क्या होता है ये समझिए। वो जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जिनके पास अपना शासन भी है उस जमीन पे, उसको हम कहते हैं सामंतवादी नेता, सामंतवादी लोग। तो इनका ये कहना था कि बड़े बड़े जो सामंतवादी लोग हैं, जो कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद इनकी शासन चली गई थी, ये इनका ही विद्रोह था। और कुछ लोग इसमें आए थे, जरूर जुड़े थे, बट कहीं ना कहीं वो एंटी कॉलोनियल जो सेंटिमेंट है उससे प्रभावित थे। नेशनलिज्म की कोई बात नहीं थी यहाँ पे, राष्ट्रवाद की कोई बात नहीं थी। फ्यूडल एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, कोई मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट ये नहीं था ये कहते हैं, बट हाँ एंटी कॉलोनियल तो था। मतलब कि हमको ब्रिटिशर्स को तो भगाना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भारत जैसा राज्य हमको बनाना है, क्योंकि उस समय एज सच राष्ट्र की परिकल्पना हमारे यहाँ है, नेहरू जी कहते हैं कि नहीं थी। एसएन सेन के बारे में कहते हैं बिगेन विद अ फाइट फॉर रिलीजन एंडेड विद अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, की मतलब धर्म के लिए ये युद्ध जो है शुरू हुआ था और आजादी तक का ये सफर करती है। ठीक है, यही जो अलग अलग चीजें हैं, कार्ट्रिज का यूज, ये तमाम चीजें वो बताते हैं, और बाद में बता दिया जाता है कि ये फुल फ्लेज पॉलिटिकल वॉर बन के सामने। अब देख लीजिए, which of the following statements best explain the revolt of 1857, the last effort of the old politician to order regain power। मतलब कि 1857 का रिवॉल्ट है वो क्यों हो रहा है उसके बारे में पूछा रहा है कि अंतिम प्रयास था ओल्ड पॉलिटिशियन का टू रिगेन पावर, म्यूटिनी ऑफ अ सेक्शन ऑफ सिपॉयज टू ब्रिटिश आर्मी, अ स्ट्रगल ऑफ कॉमन पीपल टू ओवरथ्रो कॉमन रूल, एन एफर्ट टू एस्टैब्लिश लिमिटेड इंडियन नेशन। तो हमने अभी देखा कि एक सिपॉयज का म्यूटिनी है ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा सही ऑप्शन है आपके लिए। चलिए अब हम इस रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इतना बड़ा विद्रोह हुआ तो उसका कुछ परिणाम भी तो रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 1857 के बाद भारत में जो कंपनी रूल है वो खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंपनी से क्राउन के पास चला जाएगा। एक एक्ट जिसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके बारे में हम बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या करती है, उसकी रूल खत्म हो जाती है, क्वीन विक्टोरिया जो है इंप्रेस बन जाती है इंडिया। ठीक है, तो द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस अगर हम बात करें 1857 के बाद, तो क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन करके कहां चला जाता है, क्राउन के पास चला जाता है। तो क्या कहा रहा है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर कहां चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लेकर के, तो वहां पे क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उस पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है और एक नए पोस्ट को क्रिएट किया जाता है, इसको हम कहते हैं वाइसराय। और भारत के पहले वाइसराय कौन बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग, जो कि पहले गवर्नर जनरल थे, अब वो वाइसराय बन चुके हैं। और यही ट्रांजिशन को देखते हैं, और इसी के साथ महारानी विक्टोरिया का एक प्रोक्लेमेशन भी आता है 1 नवंबर 1858 को। इसमें क्या कहा जाता है,
सबसे पहले ये कहा जाता है कि जितने भी रेबेलियंस हैं इसको भाई माफ करो, जिन्होंने खून नहीं किया फालतू में इनको सजा मत दो, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि हम आपके रिलीजियस चीजों में इंटरफेयर अब नहीं करेंगे, जितना करना था कर दिए, अब नहीं करेंगे। इनफैक्ट जो सिपॉइज वगैरह होते हैं उनको भी तिलक वगैरह लगाना, जनेऊ वगैरह पहनना, सब चीजों की छूट जो है वो दे दी जाती है। इक्वल ट्रीटमेंट कहा जाता है, हालांकि होता नहीं है ये, इसके बारे में बात करेंगे 1883 में। आप देखिएगा जो एल्बर्ट बिल आएगा वायसराय लॉर्ड रिपन के अंदर, उसको किस तरीके से यही लोग पकड़ के हटा देते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम इक्वल ट्रीटमेंट तो देंगे। प्रिंसली स्टेट्स को कहा जाता है कि अब आपका फर्दर एनेक्सेशन नहीं होगा, बस आपको क्या करना है, क्राउन के अंदर रूल करना है। और उसके बाद एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम इंडियंस को अब फर्दर एजुकेट करेंगे, सरकारी जॉब में उनको भी भाग लेने का मौका देंगे। के साथ कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मोर यूरोपियंस को लाया जाता है, इंडियंस को कम रखा जाता है, क्योंकि भाई इंडियन है, बागी है, कभी भी रिवोल्ट कर सकते हैं, तो यूरोपियंस के नंबर जो है सेना में बढ़ा दिए जाते हैं। रीजनल बैलेंस, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, मतलब होगा क्या कि अलग अलग जगह से लोगों को उठा करके सेना में भर्ती किया जाएगा, ताकि एक जगह के लोग इकट्ठा नहीं हो, क्योंकि एक जगह के लोग अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि फिर से ये विद्रोह कर दे मेरे भाई। मॉडर्न वेपन्स, ओनली यूरोपियंस गॉट मॉडर्न राइफल्स, और जो इंडियंस हैं उनको मॉडर्न राइफल्स देना बंद कर देते हैं एक तरीके से। फिर क्या होता है, ऑल सीनियर पोजीशंस जो भी हैं सब ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता है। यहां पे भी आप देखिएगा पूरा का पूरा, क्योंकि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसमें हिंदू और मुस्लिम बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। अब इनके दिमाग में आएगा कि भाई हमको कम्युनिटी लेवल पे भारत में फूट डालना जो है उसको शुरू करना है, तो इस चीज को हम शुरू करेंगे, यही जो है आपका शुरू हो जाता है। पॉलिसी चेंज, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अब ये कहते हैं कि हम एनेक्सेशन नहीं करेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप, सब्सिडरी अलायंस सब खत्म, ठीक है। सीधे यही कहा जाता है, प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, जो प्रिंसेस होते हैं, कहते हैं भाई हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ मिल लो, जो भी काम करना है इंटरनल मैटर में तुमको आजादी दे देंगे, बट जो भी तुमको और काम करना है, टैक्स रिलेटेड जो चीजें हैं, सेना वगैरह रखना, उसके लिए तुमको हमसे बात करना पड़ेगा, ये कह दिया जाता है, ठीक है। अब एजुकेटेड इंडियंस के बारे में बात करें तो ज्यादातर जो लोग हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर दिया जाएगा, क्लर्क बनाया जाएगा, और भी अलग अलग पोस्ट दिए जाएंगे, है ना, लेकिन रियल पावर ब्रिटिशर्स के पास है। एक लॉयल क्लास बनाया जाता है। तो ये तमाम चीजें होती हैं कब, ये तमाम चीजें होती हैं जब विद्रोह आपका समाप्त हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1850 के आने के बाद। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इतना बड़ा अगर आंदोलन था, तो अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह रहे हैं तो ये फेल हो गया, फेल आखिर हुआ क्यों, इसके बारे में। तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, सेंट्रल लीडरशिप नहीं है तो कोई कमांड नहीं है, जिसको जैसे मन आ रहा है लड़ रहा है ना, हर लोग अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। कानपुर में चल रहा है युद्ध, कानपुर से झांसी में हो गया, झांसी से फिर आपके कहीं इंदौर चले गए, तो ये लगातार युद्ध चल रहा है, कोई कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं है। वहीं ब्रिटिशर्स के पास एक कॉमन स्ट्रैटेजी है कि पहले इसको कैप्चर करेंगे, फिर उसको कैप्चर करेंगे, अलग अलग वेपन्स है, मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, टेलीग्राम है, उसके मदद से चीजों को कैप्चर कर पाना थोड़ा सा आसान हो गया था। प्लानिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी, जैसा कि हमने देखा कि अचानक से 11 मई को सुबह सुबह गेट खटखट खट 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 खट, क्या है भाई, बहादुर शाह जफर सो रहा है, सुबह उठा, क्या हो गया, तो भाई हमको लड़ने चलना है। ना उसकी तैयारी है, ना मेंटली प्रिपेयर है, ना फिजिकली प्रिपेयर है, बेचारा 82 साल का बूढ़ा कहां से लड़ेगा। तो ये तमाम चीजें थी, है ना, कोई प्री प्लान चीजें नहीं है, सब कुछ चल रहा है जैसे तैसे। रिएक्शन है, ये रिएक्टिव था, प्रोएक्टिव नहीं था। रिएक्टिव मतलब जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने काम करते रहा वैसे वैसे हम उसके विरुद्ध जो है वो युद्ध करते चले गए। हमने पहले से प्लानिंग तो की नहीं थी कुछ, है ना। और ज्यादातर जो मास सपोर्ट है नहीं मिलेगा, ज्यादातर ये नॉर्थ इंडिया ही में था। वहीं साउथ वेस्ट के बारे में अगर आप बात कीजिएगा तो ज्यादातर लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं। जो एलीट क्लास हैं, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो बिजनेस क्लास होते हैं, जमींदार्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। ज्यादातर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, कॉमन पीपल, पीजेंट्स और सिपॉइज, वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। रूलिंग प्रिंसली स्टेट्स जो है बहुत सारे लोग वो तो सपोर्ट भी नहीं करते, इनफैक्ट ब्रिटिशर्स के सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंधिया है, होलकर है, निजाम है, ये सब लोग किसके सपोर्ट करते हैं, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है यार देखो जीतेंगे तो नहीं, ऐसा है कि जीतना तो है नहीं, और अगर हम गलती से हार गए तो हमारा जो भी सत्ता है वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। तो उस डर से, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के कारण, और एक जो मैंने आपको बता दिया सिख वर्सेस मुगल वाला जो इशू था, इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट जो है वो सपोर्ट ही नहीं करते। ठीक है, अब लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के पास एडवांटेज क्या है, तो सुपीरियर वेपन्स है, आर्टिलरी है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन है, डिसिप्लिन है, टेलीग्राफ है, रेलवे है, ये तमाम चीजें हैं। वहीं अगर हम रिबेल के बारे में बात करें तो वेपन्स नहीं है उनके पास, मॉडर्न कम्युनिकेशन नहीं है, एक्सटर्नल हेल्प नहीं है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, पैसा भी नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि हम मुट्ठी भर लोग हैं, हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है, और लड़ना किससे, ब्रिटिशर से, तो दिक्कत तो होगी ना, यही दिक्कत जो है वो होती है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है कि भाई लैक ऑफ कॉमन विजन, मतलब जैसे सोचिए कि सिपाही म्यूटिनी हुआ और उसका जो बेसिक जो फंडामेंटल कारण था उसको हमने समझा कि भाई
जो धर्म है वो सामने आ रहा था सिपॉइस के बीच में, उनका धर्म और उनका काम दोनों आपस में आके सामने सामने खड़े हो गए। तो उन्होंने चुना कि हम धर्म को चुनेंगे, हम अपने काम को नहीं चुनेंगे। तो उन्होंने तो प्रोटेस्ट कर दिया, बट बाकी जो लोग हैं वो उतने ज्यादा सही तरीके से असेंबल नहीं हो पाए। ठीक है, तो अलग अलग गोल है। सिपॉइस को चाहिए कि हमको बढ़िया कंडीशन चाहिए, लूडर्स को चाहिए उनका किंगडम बैक, पीजेंट्स को चाहिए लैंड रिफॉर्म। तो एक आइडियोलॉजी नहीं है, सब लोग मिलकर के एक गोल पे फोकस नहीं कर रहे हैं। युद्ध तो कर रहे हैं बट कोई अपने लिए, कोई अपने लिए, कोई अपने लिए। एक पर्टिकुलर क्लियर गोल किसी का नहीं था, इसके कारण भी युद्ध जो बिखर जाता है ना। उसके बाद ओल्ड वर्सेस न्यू, कि आगे क्या होगा हमको पता नहीं, बस हम लड़ इसलिए रहे हैं कि जो पुराना मुगल रूल है उसको फिर से हम काबिज कर देंगे। तो भाई ऐसा तो मुश्किल है कर पाना, इसीलिए जो युद्ध है वो ये जो आपका पूरा का पूरा विद्रोह है नहीं चल पाता है। ब्रिटिश के बारे में बात करें तो डिटरमाइन थे कि भाई कितने भी तुम कर लो, कितना भी तुम ताकत लगा दो, हरा के छोड़ेंगे। मैसिव मिलिट्री रिस्पांस होता है, बाहर से इन्फोर्समेंट बुला लिया जाता है, बर्मा वगैरह से, अलग अलग देशों से कोई मर्सी नहीं मिलता है, कलेक्टिव पनिशमेंट मिलता है। जो लोग भी पकड़े जाते हैं उनको बीच चौराहे पे उनको फांसी दे दी जाती है, ताकि बाकी कोई लोग जो है वो प्रोटेस्ट करने की जरूरत ना करे, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं करे। पूरे के पूरे समाज में एक भय का मैसेज दिया जाता है कि आप जिससे लड़ रहे हैं आप समझ लीजिए कि अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपके खिलाफ क्या हो सकता है ना। लेकिन कुछ लेगेसी तो बनी रही, फेल हुए बट कुछ मैसेज तो दिया। फॉर एग्जाम्पल ये बता दिया गया था कि ब्रिटिशर्स जो है वो इनविंसिबल तो नहीं है ना। वो थॉर बोलता है ना, आई एम थॉर एंड आई एम इनविंसिबल, तो आयरन मैन बोलता है ना, आई एम आयरन मैन। तो यहाँ पे वही वाला चीज है, ये बता दिया जाता है कि भाई तुमको हराया तो जा सकता है। फिर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, मंगल पांडे, ये सारे सिंबल बन जाते हैं, प्रतीक बन जाते हैं। इन्होंने ब्रिटिशर से लोहा लिया था, अकेले थे, लड़ते लड़ते मर गए, पर पीछे मुड़ के नहीं देखा, गिव अप नहीं किया। तो जाहिर सी बात है इनकी वीर गाथाएं जो है वो लिखी जाती है, गाई जाती हैं, बरसों तक बच्चों को सुनाई जाती है, ताकि उनमें भी एक मातृ प्रेम जो है वो जग सके, राष्ट्रवाद की जो भावना है उसकी चिंगारी जो है वो आगे बढ़ाई जा सके। उसके बाद देखिए क्या लेसन हम जीतते हैं, तो कोई फर्दर मूवमेंट नहीं होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, मतलब सॉरी, आगे फर्दर मूवमेंट के लिए हमको क्या करना है, तो पहले कुछ अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कीजिए, मास सपोर्ट लेके आइए, मॉडर्न आइडियोलॉजी, नेशनलिज्म वाला जो भावना उसको रखिए, और साथ ही में यूनिटी, एकता बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब चीज सीखते हैं। ब्रिटिशर्स क्या होते हैं, मोर कॉशियस हो जाते हैं, कोशिश कभी नहीं करते हैं कि हमारा जो धर्म है, हमारे जो कस्टम्स है, हमारे जो प्रथा वगैरह चल रहा है उसको डायरेक्टली जाकर के वो टच करें, है ना। डिवाइड एंड रूल खेलना शुरू कर देंगे। 1909 से लेकर के 1935 तक आप देखिएगा कि हर सेगमेंट्स में भारतीयों को तोड़ने का काम करेंगे। एक लॉयल क्लास और प्रिंसली स्टेट्स को अपना ये अलाई बना देते हैं कि आने वाले समय में अगर दोबारा ऐसा कुछ होगा तो हमारे सपोर्ट में भी कुछ लोग जो है वो खड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे जो कि बेसिकली हमने देख लिया यहाँ पे कि किस तरीके से अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट हुआ था, किन लोगों ने भाग लिया, कैसे प्रोटेस्ट हुआ, कौन जीता कौन हारा, इसके बारे में अलग अलग लोग क्या कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपके एग्जामिनेशन में जो भी सवाल पूछा जाता है उसको भी एक एक करके हमने यहाँ पे देख लिया है। तो ठीक यहाँ पे हमारा जो 1857 का रिवोल्ट है उसको पूरे तरीके से हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब आने वाले समय में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, और आपके इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जहां से आपके सवाल पूछे जाते हैं, दैट इज आपका स्वदेशी मूवमेंट हो गया, या फिर आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया। इन तमाम चीज़ों को हम बहुत ही तफसील से डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, एक छोटी सी जानकारी है मैं और आपको देना चाहूंगा, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है पाठशाला स्टेट एग्जामिनेशन। का नाम क्या है, पाठशाला स्टेट एग्जामिनेशन। और आपको पता है कि आने वाले समय में यूपीएसआई की एग्जामिनेशन होने वाली है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं, यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल, इन सब के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। उससे रिलेटेड हमारा एक कोर्स जो है, ठीक है, वो लॉन्च कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में। आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करना है थानेदार, जो कि चलाएंगे बाद में जिप्सी। ठीक है, बस ये कूपन कोड यूज करना है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो रही होगी तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, उसकी जानकारी जो है हमारी टीम को मिल जाएगी। नाम मेरा है शुभम गुप्ता, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। अब इस सीरीज को कोई भी रोकेगा नहीं, कोई भी टोकेगा नहीं। अगर मेरी स्वास्थ्य जो है बढ़िया रहती है तो जाहिर सी बात है कहीं से भी कोई लेट नहीं होने वाला है। आपको पता है विगत कुछ दिनों में, मतलब 3-4 दिनों में जो क्लासेस है वो नहीं गई थी, तो रीजन बिंग कि मेरी स्वास्थ्य बढ़िया नहीं था, जो कि इसके कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो चलिए कल हम पढ़ने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट चले थे भारत में आजादी से पहले उसको भी हम देखने वाले। ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।